2013 के सफर में आप सभी का स्वागत है। सफर का अगला पड़ाव है फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आम बजट 2013-14 को लोकसभा में 28 फरवरी 2013 को प्रस्तुत किया। ये उनका अपना 8वां एवं देश का 82वां बजट है। वित्त वर्ष 2013-14 में केंद्रीय बजट में मुख्य रूप से आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि के महत्व के साथ बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक योजनाओं के लिए धन पर बल दिया गया। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 2013 के मध्य देश में अब तक 25 मंत्रियों ने वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाला। इस दौरान 81 बार बजट पेश किया गया, जिनमें से 65 साधारण वार्षिक बजट एवं 12 अंतरिम बजट और 4 विशेष अवसर के बजट थे, जिसे छोटा बजट भी कहा जाता है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पहला आम बजट संयुक्त मोर्चे की सरकार में वर्ष 1996 से 97 के लिए वर्ष 1996 में पेश किया था। पेशे से वकील और तमिलनाडु के मूल निवासी पी चिदम्बरम ने वर्ष 1972 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वर्ष 1984 में पहली बार वे शिवगंगा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। पी चिदम्बरम से पहले बजट पेश करने वाले वित्त मंत्रियों में मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, जबकि प्रणब मुखर्जी और आर वेंकट रमन राष्ट्रपति। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 5 वर्ष, जबकि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 3 वर्ष देश के वित्त मंत्री रहे। उन्होंने सर्वाधिक 10 बार आम बजट प्रस्तुत किया था। वर्ष 1964 और 1968 में वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने आम बजट अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रस्तुत किया था। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय 2 तरफा यातायात अधिकार तत्काल प्रभाव से खत्म करने का निर्णय 25 फरवरी 2013 को लिया। इन अधिकारों के तहत किंगफिशर एयरलाइंस को 8 देशों में अपनी उड़ानों की अनुमति थी। इनमें बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई और ब्रिटेन शामिल थे। यातायात अधिकार वापस लिए जाने के कारण कंपनी द्वारा इन यातायात अधिकारों का प्रयोग न करना था। अब ये अधिकार अन्य कंपनियों को देने का निर्णय लिया गया है, जिससे ये कंपनियां इन देशों में उड़ान भरने वाले विमानों में हर सप्ताह लगभग 25,000 सीटें और उपलब्ध कराएंगी। किंगफिशर एयरलाइंस को इन मार्गों पर हवाई सेवा संचालित करने का अधिकार वर्ष 2008 से 2011 के बीच दिया गया था। 11 फरवरी 2013 को सर्वोच्च धर्मगुरु पोप बेनेडिक्ट 16वें ने स्वास्थ्य कारणों के कारण अपना पद त्यागने की घोषणा की। पोप बेनेडिक्ट 16वें, उनका मूल नाम है कार्डिनल जोसेफ एलोइस रेटजिंगर, जर्मनी। पोप जॉन पॉल के निधन के पश्चात अप्रैल 2005 में पोप चुने गए थे। वह रोमन कैथोलिक समुदाय के 265वें पोप थे। विगत लगभग 600 वर्ष में यह पहला अवसर है जब पोप ने अपने पद से त्यागपत्र दिया। उनसे पूर्व 1415 में पोप ग्रेगरी 12वें ने अपने इस पद से त्यागपत्र दिया था। ऐसा कहा जाता है कि ये पद केवल इटली के ही किसी ईसाई गुरु को प्राप्त हो सकता था पहले, किंतु अब रोमन कैथोलिक समुदाय के किसी भी धर्मगुरु को ये पद मिल सकता है। यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों, विशेषता महंगाई, आउटसोर्सिंग, अनिवेश व ठेका मजदूरी को बढ़ावा देने वाली नीतियों के विरोध में प्रमुख केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल 20 और 21 फरवरी 2013 को रही। बैंक व बीमा कर्मी भी इस हड़ताल में शामिल थे। हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, कांग्रेस समर्थित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदू मजदूर सभा, सीपीआई से संबंध सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर सहित अन्य संगठनों ने संयुक्त रूप से किया था। चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में देश में कुल 17,461 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता का सृजन हुआ। विद्युत मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये जानकारी देते हुए
नई दिल्ली में 19 फरवरी 2013 को बताया कि 12,461 मेगावाट क्षमता का सृजन फरवरी के मध्य तक किया जा चुका था। उन्होंने बताया 5,000 मेगावाट का सृजन मार्च 2013 के अंत तक हो जाएगा। विद्युत मंत्री ने बताया कि 2012-13 में 17,461 मेगावाट क्षमता का सृजन 2011-12 में सृजित रिकॉर्ड 20,500 मेगावाट के बाद दूसरा बड़ा क्षमता सृजन है। पुरस्कार एवं सम्मान। इला भट्ट को शांति निशस्त्रीकरण विकास का वर्ष 2011 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन की संस्थापक इला रमेश भट्ट को शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2011 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार फरवरी 2013 को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह व यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की उपस्थिति में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख की राशि प्रशस्ति पत्र के साथ प्रदान की जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट को वर्ष 2011 का यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा 19 नवंबर 2011 को इंदिरा जी के जन्म दिवस पर की गई थी, किंतु अभी तक यह पुरस्कार उन्हें नहीं दिया गया था। वर्ष 2010 का यह पुरस्कार ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा को 22 नवंबर 2012 को प्रदान किया गया है। 2012 का यह पुरस्कार लाइबेरिया की राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ को प्रदान करने की घोषणा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने 19 नवंबर 2012 को की थी। ग्रैमी पुरस्कार 2013 विजेताओं में भारत के दिवंगत सितार सम्राट पंडित रविशंकर भी शामिल हैं। संगीत के क्षेत्र में 55वां ग्रैमी पुरस्कारों का वितरण अमेरिका में लॉस एंजलिस में 10 फरवरी 2013 को किया गया। भारत के दिवंगत संगीतकार पंडित रविशंकर को उनकी एल्बम द लिविंग रूम सेंसस पार्ट 1 के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम की ट्रॉफी इस समारोह में प्रदान की गई। इस समारोह से एक दिन पूर्व ही लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी भी उनके लिए प्रदान किया गया था। भारत रत्न सम्मानित सितार वादक पंडित रविशंकर का निधन 12 दिसंबर 2012 को हो गया था। निधन से पूर्व भी 3 बार ग्रैमी पुरस्कार पंडित रविशंकर को प्राप्त हो चुका है। उत्कृष्ट बैंकिंग सेवा के लिए भारत में कार्यरत बैंकों के वर्ष के फाइनेंशियल एक्सप्रेस पुरस्कारों का वितरण मुंबई में 20 फरवरी 2013 को वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा के हाथों हुआ। उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने हेतु इन पुरस्कारों की स्थापना फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा 1997 में की गई थी। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI इंडिया का वर्ष 2012 का पुरस्कार अंग्रेजी दैनिक द ट्रिब्यून को प्रदान किया गया। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा BAFTA के वर्ष 2013 के पुरस्कारों का वितरण लंदन में 10 फरवरी 2013 को किया गया। ईरानी बंधक कांड पर बनी फिल्म आर्गो को सर्वश्रेष्ठ फिल्म इस समारोह में घोषित किया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पर आधारित फिल्म लिंकन में भूमिका के लिए डैनियल डे लेविस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व आमूर में भूमिका के लिए एमानुएल रीवा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इस समारोह में दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही आर्गो, जिसके निदेशक बेन एफ्लेक। सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म रही स्काईफॉल। सर्वश्रेष्ठ निदेशक बेन एफ्लेक आर्गो के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता डैनियल डे लेविस लिंकन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमानुएल रीवा आमूर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता क्रिस्टोफ वाल्ट्ज द जागो अनचेंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री एनी हैथवे लेस मिजरेबल्स फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म आमूर। सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी लाइफ ऑफ पाई। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन अन्ना कोरेनिना। फिल्म जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित 85वें ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण लॉस एंजलिस में डाल्बी थिएटर में 24 फरवरी 2013 को किया गया। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा 1929 से दिए जा रहे इन सालाना पुरस्कारों को एकेडमी अवार्ड नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2012 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए दिए गए इन पुरस्कारों में
सर्वाधिक 4 पुरस्कार ताइवानी मूल के आंग ली द्वारा निर्देशित फिल्म लाइफ ऑफ पाई को प्राप्त हुआ। यान कार्टल के 2001 में लिखे उपन्यास पर आधारित 3D फिल्म लाइफ ऑफ पाई पानी के जहाज के साथ भटकते हुए एक भारतीय लड़के की कहानी है, जिसमें इरफान खान, सूरज शर्मा, तब्बू व आदिल हुसैन की भूमिकाएं हैं। लाइफ ऑफ पाई को मिले 4 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निदेशक आंग ली के अतिरिक्त सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक व विजुअल इफेक्ट्स के ऑस्कर शामिल हैं। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए भारतीय गायिका बॉम्बे जयश्री नामांकितों में शामिल थीं, किंतु यह पुरस्कार जेम्स बॉन्ड फिल्म स्काई फॉल के लिए एडेल ने जीता। लाइफ ऑफ पाई 11 पुरस्कारों के लिए नामांकित थी। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पर आधारित व प्रसिद्ध निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित फिल्म लिंकन 85 में ऑस्कर पुरस्कारों के तहत 12 पुरस्कारों के लिए नामांकित थी, किंतु उसे केवल 2 पुरस्कार मिले। के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यास सम्मान वर्ष 2012 के लिए प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार नरेंद्र कोहली को प्रदान किया गया। फाउंडेशन द्वारा 2.50 लाख का यह पुरस्कार विगत 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की किसी उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता है। नरेंद्र कोहली को उनके प्रसिद्ध उपन्यास न भूतो न भविष्यति के लिए पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2012 का हिंदू जेरी फिक्शन अवार्ड पत्रकार एवं लेखक जेरी पिंटो को उनके उपन्यास एम एंड द बिग हूम के लिए प्रदान किया गया। यह पुस्तक जेरी पिंटो का पहला ही उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए पिंटो को 5 लाख रुपए का यह पुरस्कार 17 फरवरी 2013 को चेन्नई में प्रदान किया गया। अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। ये पुरस्कार किसी भारतीय लेखक की अंग्रेजी में लिखी गई किसी वस्तु के लिए दिया जाता है। कुंभ मेले में 10 फरवरी 2013 को मौनी अमावस्या के शाही स्नान के दिन 2 बार भगदड़ मचने से कम 41 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। इनमें पहली घटना मेला क्षेत्र में सेक्टर 12 में भगदड़ की हुई, जिससे 4 लोगों की जानें गईं। बाद में उसी दिन शाम को इलाहाबाद स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज पर मची भगदड़ में 37 यात्री मौत का शिकार बने। इनमें अधिकांश महिलाएं व बच्चे थे। मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान के सिलसिले में लगभग 3 करोड़ श्रद्धालु मेले में पहुंचे थे, जिसके कारण स्टेशन पर भी लाखों लोगों की भीड़ थी। पर्यटन व हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए आगरा का वार्षिक ताज महोत्सव इस वर्ष 19 से 28 फरवरी को संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन प्रदेश के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने किया। इस वर्ष ताज महोत्सव का यह लगातार 22वां वर्ष था। हरियाणा का प्रसिद्ध सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद में सूरजकुंड में 1 से 15 फरवरी 2013 को संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 फरवरी को किया। प्रदेश के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हस्तशिल्प कला एवं संस्कृति के इस मेले का यह 27वां वर्ष था। भारत के अतिरिक्त पड़ोसी सार्क देशों के कलाकारों व कुछ अन्य देशों के कलाकारों ने भी अपनी कलाओं का प्रदर्शन इस मेले में किया था। महात्मा गांधी की एक 40 फुट की कांस्य प्रतिमा की स्थापना पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्थापित की गई। 30 फुट आधार के साथ इसकी कुल ऊंचाई 70 फुट है। तब विश्व में महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा यह बताई गई। बिहार के भवन निर्माण विभाग द्वारा 10 करोड़ रुपए की लागत से बनवाई गई इस प्रतिमा का अनावरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 फरवरी 2013 को किया। प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार की कंपनी राम सुतार फाइन आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। उड्डयन क्षेत्र की भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एरो इंडिया 2013 का आयोजन बेंगलोर में 6 से 10 फरवरी 2013 को हुआ। भारतीय वायुसेना के एलांका केंद्र पर उसका उद्घाटन रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने किया। एशिया के इस सबसे बड़ी द्विवार्षिक हवाई प्रदर्शन की आयोजन भारतीय वायुसेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, अंतरिक्ष विभाग व नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। पहली एरो इंडिया प्रदर्शनी 1996 में आयोजित की गई थी।
तथा 6 से 10 फरवरी 2013 का आयोजन इसका 9वां द्विवार्षिक आयोजन था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के लिए एक थीम सॉन्ग केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने 27 फरवरी 2013 को नई दिल्ली में इस बल के मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में जारी किया। इस गीत की रचना प्रमुख गीतकार जावेद अख्तर ने की है। नई दिल्ली में 21वां विश्व पुस्तक मेला 4 से 10 फरवरी 2013 को प्रगति मैदान में आयोजित हुआ। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से यह आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया। भारत सहित 20 देशों के लगभग 1100 प्रकाशकों ने अपनी पुस्तक का प्रदर्शन मेले में किया। मेले में अतिथि राष्ट्र का दर्जा फ्रांस को दिया था। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन 1972 से ही 2-2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता रहा। आगे से यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के पैरालंपिक धावक ऑस्कर पिस्टोरियस को अपनी महिला मित्र को गोली मारकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ब्लेड रनर के नाम से प्रसिद्ध 24 वर्षीय पिस्टोरियस पर 14 फरवरी 2013 को वैलेंटाइन दिवस के अवसर पर जोहान्सबर्ग में अपनी महिला मित्र की हत्या गोली मारकर करने का आरोप पुलिस ने लगाया है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद, जिनके विरुद्ध एक गिरफ्तारी वारंट माले की एक अदालत द्वारा जारी किया गया था, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए 11 दिन तक माले स्थित भारतीय उच्चायोग में शरण लिए रहे। राष्ट्रपति रहते हुए जनवरी 2012 में अपने पद का दुरुपयोग कर अपराध न्यायालय के तत्कालीन चीफ जस्टिस को हिरासत में रखने के मामले में अदालत में पेश न होने के मामले में उनके विरुद्ध ये वारंट था। बाद में भारत के हस्तक्षेप से यह मामला निपटा। 24 फरवरी को मोहम्मद नशीद भारतीय उच्चायोग से बाहर निकले। मालदीव सरकार ने बाद में कहा कि भारत के साथ उसका कोई गुप्त समझौता इस मामले में नहीं हुआ है। राज्यों के राज्यपालों व केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में 11 एवं 12 फरवरी 2013 को राष्ट्रपति भवन में हुआ। अपने किस्म के इस 44वें सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की थी। जर्मनी की कंपनी लर्न स्ट्रिप ने एक ऐसा पेन तैयार करने का दावा किया जो लिखते समय स्पेलिंग की गलतियों का एहसास कराएगा। स्पेलिंग व ग्रामर की गलतियां पकड़ने में सक्षम यह पेन लिखते समय गलत स्पेलिंग होने पर थरथराने लगता है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि आलोचक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष फरवरी 2013 में चुने गए। 18 फरवरी 2013 को नई दिल्ली में अकादमी की सामान्य परिषद की 77 बैठक में उनका यह चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। कन्नड़ साहित्यकार चंद्रशेखर कंवर को इस बैठक में अकादमी का उपाध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही पदों पर नव निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल 5-5 वर्ष का होगा। अध्यक्ष पद पर श्री तिवारी ने बांग्ला साहित्यकार सुनील गंगोपाध्याय, जिनका निधन अक्टूबर 2012 में हो गया था, उनका स्थान लिया। उनके निधन के बाद से ही विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले हुए थे। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बनने वाले वह हिंदी के पहले साहित्यकार हैं। उल्लेखनीय है कि साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। 1954 से 1964 तक अकादमी के अध्यक्ष रहे थे। अकादमी के पहले उपाध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो 1954 से 1960 तक इस पद पर रहे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी के चक्रवर्ती ललित कला अकादमी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस पद पर उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा फरवरी 2013 में की गई तथा इस पद पर उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2017 तक रहेगा। इस पद पर अशोक वाजपेयी, जो 31 दिसंबर 2011 को सेवानिवृत्त हुए थे, उनका स्थान श्री चक्रवर्ती ने लिया है। अशोक वाजपेयी की सेवानिवृत्ति के पश्चात बालन नाम्बियार कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में ये कार्यभार संभाले हुए थे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन पराशरन को ही अब देश का नया सॉलिसिटर जनरल फरवरी 2013 में नियुक्त किया गया। पूर्व अटॉर्नी जनरल के पराशरन के पुत्र व वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पराशरन जुलाई 2004 से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य कर रहे थे। सॉलिसिटर जनरल पद पर रोहिंटन नरीमन, जिन्होंने फरवरी 2013 में इस पद से त्यागपत्र दे दिया था, उनका स्थान उन्होंने लिया है। नरीमन को 23 जुलाई 2011 को देश के दूसरे सबसे
वरिष्ठ विधि अधिकारी के रूप में सॉलिसिटर जनरल पद पर नियुक्त किया गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाई भास्कर राव कर्नाटक के नए लोकायुक्त फरवरी 2013 में नियुक्त किए गए। 75 वर्षीय राव को राज्यपाल HR भारद्वाज ने बेंगलुरु में राजभवन में एक समारोह में इस पद की शपथ 14 फरवरी 2013 को दिलाई। इस पद पर न्यायमूर्ति राव ने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त शिवराज V पाटिल का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति पाटिल ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के आरोपों के बाद 2011 में लोकायुक्त के पद से त्यागपत्र दे दिया था। CBI के पूर्व निदेशक अमर प्रताप सिंह को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का सदस्य फरवरी 2013 में नियुक्त किया गया। आयोग के अध्यक्ष DP अग्रवाल ने 13 फरवरी 2013 को उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की अधिकृत पूंजी में वृद्धि की सरकार की योजना है। बैंक की कुल अधिकृत पूंजी वर्तमान में 5,000 करोड़ रुपए है, जिसे बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए करने का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की 7 फरवरी 2013 की बैठक में किया गया। इसके लिए नाबार्ड एक्ट में संशोधन किया जाएगा। अधिकृत पूंजी में वृद्धि से नाबार्ड द्वारा अपेक्षाकृत अधिक संसाधन बाजार से जुटाए जा सकेंगे तथा इसकी ऋण उपलब्ध कराने की क्षमता में वृद्धि होगी। नाबार्ड की कुल चुकता पूंजी वर्तमान में 3,500 करोड़ रुपए है। इसमें 99% से भी अधिक योगदान केंद्र सरकार का है तथा शेष 1% से कम हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक की है। देश में निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना के लिए फरवरी 2013 में उस समय प्रशस्त हो गया जब उसके लिए बहुप्रतीक्षित दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी कर दिया। 22 फरवरी 2013 को यह दिशा निर्देश जारी किया जाने के साथ ही यह घोषणा भी RBI ने की है कि बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन 31 जुलाई 2013 तक ही स्वीकार किया जाएगा। निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साथ सार्वजनिक कंपनियों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCs भी बैंक स्थापित करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकेगी। वस्तुतः किसी भी कंपनी व क्षेत्र को इसके दायरे से बाहर नहीं रखा गया है, किंतु यह शर्त भी रखी गई है कि प्रवर्तक समूह का कारोबार मॉडल बैंकिंग मॉडल से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। नए बैंक की स्थापना हेतु न्यूनतम चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपए आवश्यक रखी गई है। पहले 5 वर्षों में इसमें विदेशी हिस्सेदारी अधिकतम 49% हो सकेगी। एक अन्य शर्त के तहत नए बैंकों को अपनी न्यूनतम 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करनी होगी। रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि विगत 10 वर्षों में सफल कारोबार संचालन व अच्छे रिकॉर्ड वाली कंपनियों को ही नए बैंक की स्थापना के लिए लाइसेंस मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि जिन कंपनियों ने बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश की रुचि व्यक्त की हुई है उनमें L&T फाइनेंस, टाटा कैपिटल, रिलायंस कैपिटल, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, रेलिगेयर व LIC हाउसिंग आदि शामिल हैं। भारतीय डाक विभाग भी पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बैंक की स्थापना का इच्छुक है। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन फरवरी 2013 में भारत की यात्रा में आए। प्रधानमंत्री के रूप में भारत की उनकी यह दूसरी राजकीय यात्रा थी। इससे पूर्व जुलाई 2010 में भारत आए थे। 18 से 20 फरवरी 2013 की ताजा यात्रा पर उनके साथ उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त ब्रिटिश उद्यमियों व कुलपतियों का बड़ा शिष्टमंडल भी शामिल था। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मेहमान प्रधानमंत्री की वार्ता 19 फरवरी को हैदराबाद हाउस में हुई। दोनों देशों के द्विपक्षीय आर्थिक वाणिज्य संबंधों के मामले में विगत वर्षों में हुई प्रगति, विशेषतः प्रधानमंत्री कैमरन की जुलाई 2010 की भारत यात्रा के पश्चात हुई प्रगति की समीक्षा के साथ साथ इन्हें और गहरा करने पर चर्चा वार्ता में की गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए नागरिकों की सुगम आवाजाही के लिए वीजा नीति में उदारता की अपेक्षा भारतीय प्रधानमंत्री ने की। भारत के लिए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप व अन्य संबंधित निकायों की पूर्ण सदस्यता के लिए ब्रिटेन के समर्थन के प्रति भारतीय प्रधानमंत्री ने जहां धन्यवाद दिया, वहीं एक
संतुलित भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं निवेश समझौते को संपन्न करने के लिए ब्रिटेन के सहयोग की अपेक्षा रखी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की जुलाई 2010 की भारत यात्रा के पश्चात दोनों देशों के आपसी व्यापार में 23% की वृद्धि दर्ज हुई थी तथा द्विपक्षीय निवेश में भी वृद्धि इस अवधि में हुई। घोषणा पत्र के अनुसार भारत अब ब्रिटेन में 5वां बड़ा निवेशक है, जबकि ब्रिटेन भारत में 3रा बड़ा निवेशक है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी भेंट की। 20 फरवरी 2013 को स्वदेश वापसी से पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री अमृतसर गए, जहां स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के साथ साथ जलियांवाला बाग भी वह गए। जलियांवाला बाग, जहां जनरल डायर द्वारा कराई गई अंधाधुंध गोलीबारी में सैकड़ों निर्दोष भारतीयों ने प्राण न्यौछावर किए थे, वहां पर जाने वाले ये पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। अति विशिष्ट लोगों की यात्राओं के लिए इटली की फिनमेकेनिका कंपनी की अनुषंगी ब्रिटिश कंपनी अगास्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीदी का लगभग 3600 करोड़ रुपए का जो सौदा भारत ने 2010 में संपन्न किया था, उसमें 362 करोड़ रुपए की घूस दिए जाने के खुलासे ने भारत में तहलका मचा दिया तथा रक्षा सौदों में पारदर्शिता की सरकारी दावों पर एक बार पुनः प्रश्न चिन्ह लग गया। इटली की एजेंसियों द्वारा किए गए इस खुलासे के पश्चात भारत में भी हलचल मची तब मामले की सीबीआई जांच के आदेश सरकार ने दिए। भारत सरकार ने इटली व ब्रिटिश सरकारों से भी इस मामले में जांच में सहयोग का अनुरोध किया। जिन 12 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए अगस्ता वेस्टलैंड के साथ सौदा भारत ने 2010 में किया था, उनमें से 3 हेलीकॉप्टर भारत को जनवरी 2013 में प्राप्त हो चुके हैं तथा शेष 9 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति सितंबर 2013 तक मार्च, जून व सितंबर 2013 में होनी है। इस पावती को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस मामले में सीबीआई की एक टीम ने इटली का दौरा करने के पश्चात प्राप्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर प्रारंभिक जांच हेतु मामला दर्ज कर लिया है। इस जांच में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी व उनके रिश्तेदारों सहित 10 अन्य लोगों व 4 कंपनियों के नाम शामिल किए गए हैं। ये दूसरा अवसर है जब किसी पूर्व सेना अध्यक्ष का नाम सीबीआई जांच में शामिल किया गया है। इससे पूर्व 2000 में बराक मिसाइलों की खरीद में कथित रिश्वतखोरी के लिए पूर्व एडमिरल सुशील कुमार का नाम जांच में शामिल किया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निमंत्रण पर अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलांड ने फरवरी 2013 में भारत की यात्रा की। मई 2012 में ही फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात फ्रांसीसी राष्ट्रपति की किसी एशियाई देश की यह पहली यात्रा थी। इससे पूर्ववर्ती फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी दिसंबर 2010 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। राष्ट्रपति के रूप में निकोलस सरकोजी ने जनवरी 2008 में भी भारत की यात्रा की थी, जब भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति होलांद की 14 एवं 15 फरवरी 2013 की ताजा भारत यात्रा के दौरान उनके साथ आए शिष्टमंडल में उनकी महिला मित्र वेलेरी ट्रियल-विलर भी शामिल थी। ट्रियल-विलर के साथ राष्ट्रपति होलांद का विवाह अभी नहीं हुआ है, तब शीघ्र ही विवाह करने की घोषणा उन्होंने यद्यपि की हुई है, तथापि उन्हें फ्रांस में प्रथम महिला का ही दर्जा प्राप्त है। भारत सरकार ने भी इस यात्रा के दौरान उन्हें यही दर्जा प्रदान किया। 14 फरवरी 2013 को राष्ट्रपति भवन के औपचारिक स्वागत के पश्चात पारंपरिक महत्व के जिन मुद्दों पर भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मेहमान राष्ट्रपति की वार्ता हैदराबाद हाउस में हुई, उनमें सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइलों के $6 अरब के प्रस्तावित समझौते पर वार्ता शामिल थी। ये वार्ता जहां अब पूरी कर ली गई है, वहीं भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के $10 अरब के प्रस्तावित समझौते पर भी बातचीत आगे बढ़ी। द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात शिक्षा, रेलवे व अंतरिक्ष विज्ञान आदि क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के लिए सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। रेलवे के क्षेत्र में संपन्न समझौते के तहत रेलवे स्टेशनों व टैक्स के प्रोन्नयन, हाई स्पीड कॉरिडोर्स के निर्माण व रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए सहयोग प्रदान करने को सहमति जापान ने दे दी।
अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में इसरो व फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNIS के बीच हस्ताक्षरित समझौते के तहत उपग्रहों के प्रक्षेपण व मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रोन्नयन हेतु दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। 1998 में सामरिक भागीदारी की शुरुआत के पश्चात भारत व फ्रांस के पारस्परिक संबंधों में निरंतर सुदृढ़ता आई है। इन संबंधों को और भी अधिक ऊंचाई तक ले जाने की प्रतिबद्धता घोषणा पत्र में व्यक्त की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों की आवश्यकता बताते हुए भारत के लिए इसकी स्थायी सदस्यता के लिए फ्रांसीसी समर्थन की बात इसमें दोहराई गई। साथ ही नाभिकीय आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए फ्रांसीसी समर्थन इसमें व्यक्त किया गया। घोषणा पत्र में बताया गया कि वर्ष 2014 में प्रथम विश्व युद्ध की 100वीं वर्षगांठ पर फ्रांस के लिए लड़ने वाली भारतीय सेना के शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि फ्रांस में दी जाएगी। भारत में फ्रांसीसी महोत्सव बॉन्जोर इंडिया व फ्रांस में भारतीय महोत्सव नमस्ते फ्रांस के माध्यम से दोनों देशों के पारस्परिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की बात भी घोषणा पत्र में की गई। भारतीय कुश्ती जगत को एक बड़ा झटका लगा। फरवरी 2013 में, उस समय जब खेल को 2020 के ओलंपिक खेलों से हटाने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के कार्यकारी बोर्ड ने फरवरी 2013 में किया। ओलंपिक खेलों में रखे जाने वाले 26 खेलों की समीक्षा के पश्चात कुश्ती को हटाने का फैसला कार्यकारी बोर्ड ने किया। IOC के इस फैसले से कुश्ती अब उन 7 अन्य खेलों की सूची में शामिल हो गई जिन्हें 2020 के खेलों में शामिल करने के लिए आवेदन करना होगा। इन खेलों में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्क्वाश, रोलर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, वेक बोर्डिंग व वुशु शामिल है। इस मामले में अंतरिम निर्णय सितंबर 2013 में अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स में IOC की आम सभा में किया जाएगा। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इन 7 खेलों में से ही किसी को 2020 के खेलों की सूची में लिया जा सकता है, तो जिस खेल को फरवरी 2013 में ओलंपिक खेलों से निकाला गया है उसे ही वापस लिए जाने की संभावना बहुत कम है। उल्लेखनीय है कि कुश्ती 1896 के पहले आधुनिक खेलों में ही शामिल रहे। 9 खेलों में से एक था। भारत ने कुश्ती में पहला ओलंपिक पदक 1952 में ही जीता था। इस खेल में भारत को दूसरी कामयाबी 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीतकर दिलाई। 2012 में लंदन ओलंपिक्स में सुशील कुमार ने रजत पदक व योगेश्वर ने कांस्य पदक भारत के लिए जीते थे। कुश्ती के ओलंपिक खेलों से बाहर किए जाने के लिए इस खेल की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीला की पोलिट ब्यूरो ने संस्था के अध्यक्ष राफेल मार्टिनेटी पर दोषारोपण किया है। फीला के सदस्यों का मानना है कि कुश्ती को ओलंपिक खेलों में बनाए रखने के लिए समुचित लॉबिंग मार्टिनेटी द्वारा नहीं की गई। सदस्यों के रोष के चलते स्विट्जरलैंड के मार्टिनेटी को फीला अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा। सर्बिया के नेनाद लोकोविक को उनके स्थान पर नया कार्यकारी अध्यक्ष 16 फरवरी 2013 को फुकेट, थाईलैंड में फीला की ब्यूरो की बैठक में चुना गया। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए रेल बजट केंद्रीय रेल मंत्री पवन बंसल ने 26 फरवरी 2013 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। 17 वर्ष के अंतराल के पश्चात किसी कांग्रेसी रेल मंत्री द्वारा रेल बजट प्रस्तुत किया गया। यह रेल बजट यूपीए सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल की 5वीं बजट था, किंतु इससे पूर्व यूपीए सरकार के विगत वर्षों के कार्यकाल में रेल मंत्रालय तृणमूल कांग्रेस व राष्ट्रीय जनता दल के कब्जे में रहा। यूपीए सरकार के 2 कार्यकालों में पहली बार रेल मंत्रालय किसी कांग्रेसी मंत्री पवन बंसल के अधीन अक्टूबर 2012 में आया था। रेल बजट से जुड़ी हुई और जानकारी आप हमारे रेल बजट के ऑडियो में सुन सकते हैं। फरवरी 2013 का ये सफर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी voiceforblind@gmail.com। कहते हैं मेहनत, हिम्मत और लगन से ही कल्पना साकार होती है।
धन्यवाद।